नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेम की बात आपके साथ में। चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसमें मज़ेदार बात यह है कि यूपी, बिहार, बंगाल ये 3 राज्य ऐसे हैं जिसमें 7 चरणों में मतदान होंगे। और इस पे आपने देखा होगा विपक्ष किस प्रकार से हंगामा भी कर रहा है कि ऐसा क्या था कि यूपी बिहार में 7 चरणों की आवश्यकता पड़ी है। खैर, इन बातों पर आज मैं ज़्यादा प्रकाश नहीं डालूंगा। बात करने वाले हैं बिहार को लेकर। जिस प्रकार से बिहार में अभी तक एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, आपने देखा होगा कहीं भी सीटों को लेकर कोई भी समझौता नहीं हुआ है। यही सबसे ज़्यादा चर्चा का केंद्र बना हुआ है और लगातार पूर्व में आपने देखा होगा कि जब भी लोकसभा की बारी आती है तो बिहार जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आखिर ये मामला फंस क्यों रहा है? सब कुछ हो जाने के बाद भी सीटों का बंटवारा क्यों नहीं हो पा रहा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बन गया है। और अगर समझौता हुआ है तो कैसे हुआ, किसे क्या मिली, ये अभी तक सिर्फ चर्चा का विषय ही बना हुआ है। कौन एनडीए के साथ है, कौन छोड़ के जा रहा है। आप लगातार देख रहे होंगे मीडिया में ये खबर चल रही है कि बहुत सारे दल जो हैं एनडीए के साथ हैं वो छोड़कर महागठबंधन के साथ जा रहे हैं, उनकी डील फाइनल हो गई, ये हो गया, वो हो गया। आप लगातार ये खबरें चल रही है, ब्रेकिंग हेडलाइन चल रही है। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है, जिस भी पार्टी के बारे में कहा जा रहा है, क्या आपने उस पार्टी का आधिकारिक बयान सुना है कि वो महागठबंधन में जा रहे हैं, या फिर महागठबंधन से किसी का बयान आया है कि ये हमारे साथ आ रहे हैं, हम इनको ले रहे हैं? नहीं, ये सिर्फ परसेप्शन बना हुआ है ताकि यहाँ की राजनीति और ज़्यादा गर्म हो जाए। हम बात करने वाले हैं कि आखिर एनडीए में क्या हुआ। आपने पिछले विगत दिनों में देखा जब चिराग पासवान की मुलाकात जेपी नड्डा से हुई और पहली बार चिराग पासवान भी मीडिया से बात की है। उससे पहले कहा जा रहा था चिराग पासवान की नाराज़गी को लेकर, और उसके बाद ये खबरें आई कि चिराग पासवान को 5 सीटें दे दी गई। लेकिन 5 सीटें मिल गई है, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई। ना ऑन कैमरा चिराग पासवान ने कहा है, ना भाजपा ने कहा है, लेकिन परसेप्शन है कि 5 सीटें उन्हें, उनकी जो सीटें थी ये दे दी गई है। इसमें जो पेच फंसा था आपको वो मैं समझाता हूँ। चिराग पासवान को कहा गया था कि 5 सीटें तो हम देंगे, और कहीं ना कहीं चचा के साथ पेचअप करने की बात हो रही थी। 3-2 का फॉर्मूला तय हुआ था और एक राज्यसभा की सीटें। लेकिन चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया था कि मेरी डील भाजपा से है
और उस दिन भी उन्होंने यही कहा कि हम भाजपा के साथ बात कर रहे हैं, हमारी बातचीत, हमारा गठबंधन भाजपा के साथ है, मैं किसी और से बातचीत नहीं करूंगा और मेरी जो सीटें हैं मैं वही मांग रहा हूं। और अंततः वो सीटें उन्हें दे दी गई। अब कौन सी सीटें उन्हें मिली है ये भी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखिए, चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, ये तो पहले से भी तय था और अब इस पे अंतिम मुहर लग गई है। उसके बगल की सीट वैशाली, एक सीट है समस्तीपुर। तो देखिए, समस्तीपुर सीट उन्हें दे दी गई है। वो समस्तीपुर सीट छोड़कर गोपालगंज भी सीट ले सकते हैं, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी सीट है जमुई की। तो देखिए, जमुई जब वो अंतिम बार गए थे और जिस प्रकार से वो भावुक हो गए थे, उसी समय ये क्लियर हो गया था कि अब वो जमुई से एमपी रहते हुए वहाँ की सेवा नहीं करने वाले हैं। और वो वीडियो भी आपने देखा होगा। तो जमुई सीट वो छोड़ चुके हैं और उसके बगल की सीट जहानाबाद उन्हें मिल सकती है। दूसरी जो सीट है नवादा दे दी गई है। नवादा सीट चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे और इंटरचेंज की स्थिति अगर बनती है तो जहानाबाद और नवादा में से एक सीटें रहेगी। तो देखिए, जो 5 सीटें थी चिराग पासवान की, नवादा, समस्तीपुर, खगड़िया, वैशाली, हाजीपुर, इसमें से 2 सीटें जो है समस्तीपुर के जगह पे गोपालगंज और नवादा के जगह पे जहानाबाद, ये चेंज हो सकते हैं। और आपने देखा होगा कि जो पूर्व में 5 सांसद थे जो पशुपति पारस के साथ गए थे, उसमें से 2 सांसद लगातार चिराग पासवान के आगे पीछे कर रहे थे, एक वीणा देवी और दूसरा खगड़िया के सांसद महबूब अली कैसर। ये भी दौड़ा रहे हैं, आइए मिलिए, देखते हैं, करते हैं, लेकिन इन्हें टिकट मिलने की संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। वीणा देवी के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी पैरवी जो है भाजपा और आरएसएस के एक शीर्ष नेता चिराग पासवान से किए हैं और हो सकता है भाजपा के दबाव में या यूं कहें कि उनके मान रखने के लिए वीणा देवी को वो सीट दे दी जाए, ऐसी संभावनाएं हैं। मैं उस पर स्पष्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है इस वजह से उन्हें वो सीट मिल जाए। महबूब अली कैसर को दूर दूर तक टिकट मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और बाकी जगह के हाजीपुर से तो खुद वो चुनाव लड़ेंगे। अब इसमें से ये क्यों हुआ कि जैसे ही ये बातें चर्चा में आई कि चिराग पासवान को 5 सीटें दे दी गई, तो सबसे पहला रिएक्शन पशुपति पारस का आया। देखिए, पशुपति पारस के बारे में लगातार ये कहा जा रहा था, हमने भी बताया है आप सभी को कि चिराग पासवान की सीटें जो थी वो उन्हें दे दी गई है और पशुपति पारस को संभवतः एक सीट समस्तीपुर वाली देने की बात चल रही थी और
जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें कहा जा रहा था कि प्रिंस पासवान मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, उन्हें मंत्री बनाया जाएगा और पशुपति पारस जो है वो समस्तीपुर से चुनाव लड़ेंगे। लोग कहते हैं कि जब उन्होंने 5 सांसदों को तोड़कर ओम बिरला के पास गया था और असली एलजेपी की घोषणा की थी, देखिए उस समय भी उनकी कोई गलती आप नहीं कह सकते। और कई बार आपने उनको देखा होगा मीडिया से बात करने के समय में वो लगातार ये बात कहते रहे हैं कि हम बिना शर्त भाजपा के साथ हैं और जब तक रहेंगे भाजपा के साथ रहेंगे। और चूंकि कभी भी उन्होंने भाजपा के खिलाफ कोई गलती नहीं की थी, ऐसे में आखिर उनका टिकट क्यों कटा, इसका भी कारण है। और कहा यह जा रहा है कि यही पारस की सबसे बड़ी गलती है। देखिए ये जो मैंने कहा कि प्रिंस राज को मंत्री बनाया जाना था, पशुपति पारस के लिए समस्तीपुर सीट रिजर्व थी, तो आखिर फिर दिक्कत क्या था? दिक्कत ये था जब वो 3 सांसदों की बात करते हैं तो 3 सांसद कौन थे? प्रिंस राज, पशुपति पारस खुद और चंदन सिंह जो नवादा से थे, ये 3 लोगों की बात कर रहे थे। तो 3 लोगों में 2 तो सेटल हो जाते, प्रिंस राज मंत्री बन जाते और पारस समस्तीपुर से चुनाव लड़ जाते, तो चंदन सिंह का क्या होता? ये माना जा रहा था कि सूरजभान सिंह के हाथ में कुछ भी नहीं आने जा रहा था, क्योंकि नवादा सीट पहले ही चिराग पासवान को दे दी गई थी और ये तय था कि वहाँ से चंदन सिंह चुनाव किसी भी कीमत पर नहीं लड़ते, चिराग तो टिकट नहीं देने वाले थे। ऐसे में उन्होंने क्या किया? उन्होंने पशुपति पारस को कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा पर दबाव बनाइए कि हमारी जो सीटें हैं वो मुझे चाहिए। और पशुपति पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। आप सभी ने देखा होगा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हाजीपुर से लड़ने का दावा किया और उनकी जो सीटें हैं उन्होंने 3 सांसदों का जिक्र किया और चुनाव लड़ने की भी बात की। तो अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने जब बगावत कर दी, यही पशुपति पारस की सबसे बड़ी गलती थी। भाजपा देखिए अपने हिसाब से कहीं ना कहीं उन्हें एडजस्ट करना चाह रही थी और चूंकि उन्होंने कोई गलती भी नहीं की थी, तो ऐसे में भाजपा उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। लेकिन जब वो अपनी पावर दिखाने की कोशिश किए सूरजभान सिंह के कहने पर कि आप अल्टीमेटम दीजिए, यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी और यही उनका कारक बन गया। और इसी के चलते प्रिंस पासवान का नाम कट गया और एक तरह से वो समझिए कि अलग हो गए भाजपा से। अब उन्हें एक भी सीट नहीं मिलने जा रही है। अब ऐसे में ये कयास लगने लगे कि वो महागठबंधन चले जाएंगे, लालू यादव से संपर्क में हैं, महागठबंधन से टिकट मिल जाएगा, वो जो सीट चाहते हैं उन्हें मिल जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है, उन्होंने हाजीपुर से चुनाव लड़ने की बात की। तो यहाँ राजद ये खेल कर रही है
कि उन्होंने भी कैंडिडेट देने से मना कर दिया। ऐसे खबरें चल रही है कि जाइए आप दोनों लड़ जाइए। लेकिन आप देखिएगा यहाँ भी बेगूसराय वाला हाल हो जाएगा। कैसे अंतिम समय में राजद ने अपने कैंडिडेट को खड़ा कर दिया था, वही हाल हाजीपुर में भी होगा। लेकिन इसका ये मतलब कहीं भी नहीं निकलता है कि पारस महागठबंधन के साथ में समझौता कर। क्या इन्होंने इस बात की आधिकारिक घोषणा की कि वो महागठबंधन के साथ में जा रहे हैं? इसकी घोषणा किसी भी दल ने नहीं की है। भले चिराग की सीटें फाइनलाइज हो गई, लेकिन जो पूर्व में साथी हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, किसी की कोई भी औपचारिक बयान नहीं आए। सिर्फ ये मीडिया मैनेजमेंट है। कुशवाहा जा रहे हैं, मांझी जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, ये सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट किया जा रहा है। लेकिन ये तो बात हो गई चाचा पारस और चिराग पासवान की। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा। आप सभी जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा 2 से 3 सीटें मांग रहे हैं। 2014 में 3 सीट पर वो चुनाव लड़े थे। उसमें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी काराकाट की सीट है। सीतामढ़ी को लेकर कहा जा रहा है, सुपौल को लेकर कहा जा रहा है, वाल्मीकि नगर को लेकर कहा जा रहा है। लेकिन आपने देखा होगा कि संजय जायसवाल से उनकी बातचीत हुई थी। वो जो 3 सीटें मांग रहे हैं, उनमें से क्या उन्हें सीटें मिलेगी? लोग ये कह रहे हैं कि महागठबंधन में चले जाएंगे। हम ये कहते हैं कि अगर उन्हें सीटें नहीं भी मिलेगी, एक भी सीट नहीं मिलेगी, तो भी वो महागठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? आप उनकी पीछे की राजनीति को समझिए। उपेंद्र कुशवाहा ने कई बार पार्टी बनाई, कई बार विलय किया, फिर से पार्टी बनाई, और इसके वजह से बार बार इस तरह से आप नहीं कर सकते। अगर इस बार पार्टी बनाने के बाद वो ऐसा करते हैं तो उनकी पार्टी तो समाप्त तो होगी ही होगी, उनकी खुद की राजनीति भी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि भाजपा में सम्राट चौधरी कुशवाहा नेता के रूप में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा इसके आगे कोई भी फैसला नहीं कर सकते। अब बात ये रही कि उपेंद्र कुशवाहा को सीट मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितनी सीटें मिलेगी। तो माना यह जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट की एक सीट दे दी गई है और कहा गया है कि आप वहां से चुनाव की तैयारी कीजिए और आप चुनाव लड़िए। तो एक सीट उपेंद्र कुशवाहा के लिए दे दी गई है। जीतन राम मांझी का कोई बहुत बड़ा पेच है नहीं, उन्हें गया सीट दे दी गई है, जिसके बारे में उन्होंने नीतीश कुमार से भी बात कर ली है और वो सीटें उन्हें मिल गई। तो चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, ये तीनों कहीं नहीं जा रहे हैं। ये 100% आप नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं मुकेश सहनी की। देखिए, मुकेश सहनी बड़े वोट के मालिक हैं और वो जो राजनीति कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है वो डायरेक्ट कंपटीटर चिराग पासवान को मानते हैं। और हमेशा जब आप देखेंगे उन्हें तो ये कहते हुए नज़र आएंगे कि मेरे पास वोट बैंक है, ज़्यादा वोट बैंक है, तो मुझे ज़्यादा सीटें चाहिए। देखिए, एक कहावत है और सत्य भी है कि केवट और निषाद राज के बिना राम की भी नाव
पार नहीं लगी थी। तो कहीं ना कहीं भाजपा को भी ये सोचना चाहिए। ठीक है, बिहार में उनकी सीटों की डिमांड ज़्यादा थी। बिहार से सटा हुआ झारखंड है, बंगाल है, यूपी है, उड़ीसा है। कहीं ना कहीं अगर उनके साथ थोड़ा सा निगोशिएट करके अगर बात होती तो बात हो जाती, लेकिन इसमें अभी कहीं से भी कुछ भी निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बीच में आपने देखा वो दिल्ली गए थे, फिर वापस पटना आ गए और उनकी कहीं किसी नेता से मुलाकात नहीं हो पा रही। ऐसे में कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी भी इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। अब इसमें सवाल ये उठता है कि मुकेश सहनी महागठबंधन में चले जाएंगे। लालू यादव ने उन्हें खुला ऑफर दिया है, जितनी सीटें वो मांग रहे हैं उतनी सीटें देने के लिए तैयार हैं। तो दर्शकों, आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए, ये मुकेश सहनी का ही स्टेटमेंट था कि तेजस्वी यादव ने उनके पीठ में छुरा भोंका था। तो क्या उस छुरा भोंके हुए दर्द को भुलाकर मुकेश सहनी तेजस्वी के साथ गठबंधन कर सकते हैं? ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो अभी के लबोलबाब यही हैं कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी ये कहीं भी नहीं जा रहे हैं। इनकी सीटों का समीकरण फाइनल हो गया है। एक बात उठ रही थी पृथ्वी माली की, क्योंकि आपने देखा होगा पूर्व में भी जब भी यहाँ पे कोई भी रैली होती थी, वो भाजपा की ओर से तन मन से अपना पूरा प्रयास करते थे। उनकी लगातार भाजपा नेताओं से बात भी हो रही है और उन्हें ये आश्वस्त किया गया है कि आने वाले समय में वो उनके रणनीतिक हिस्सा हैं। लोकसभा में तो नहीं, लेकिन विधानसभा में उनका रिप्रेजेंटेशन निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा। वो जो कार्य कर रहे हैं वो अपनी भूमिका निभाएं। लोकसभा में वो एक स्टार प्रचारक के रूप में भाजपा खेमे से कैंपेनिंग करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो अभी तक का जो हिसाब किताब है वो यही है। नीतीश कुमार दिल्ली जाने वाले हैं, संजय झा ऑलरेडी दिल्ली में हैं, नीतीश कुमार जाने वाले हैं, आज संभवतः वो जाएंगे दिल्ली और उसके बाद अंतिम मुहर सीटों पर लगता हुआ दिखाई दे देगा। सीटें तो लगभग फाइनल है, सिर्फ जो इंटरचेंज होनी है सीटों की कि कौन कहां से लड़ेगा चुनाव, किसके खाते में कौन सी सीटें जाएगी, इसके लिए मुहर लगना बाकी है। क्योंकि एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो चुनाव होने हैं, पहले चरण में नवादा की सीट आ रही है, इसलिए चाहे नॉमिनेशन फाइल करने की बात हो, अब प्रचार करने की बात हो, अब उसका बिगुल बज चुका है। इसलिए अब बहुत ज़्यादा विलम्ब नहीं होगा और आप देखिएगा कि 24 से 48 घंटे में भी इसका एक समीकरण बनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होता हुआ दिखाई देगा, जिसमें सारे दल के लोग शामिल रहेंगे। तो यही अभी तक का कंक्लूज़न निकलकर सामने आया है। आपको मेरा ये विश्लेषण कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।